राइट। तो आज की शुरुआत एक छोटे से इंट्रोस्पेक्शन से करते हैं। क्या कोई ऐसा टास्क या ऐसा प्रोजेक्ट है आपके पास जो आपको करना तो आज ही चाहिए, लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसे आपका मन आपसे कह रहा है? थिंक अबाउट इट। तो इसी को हम कहते हैं जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, टालने की आदत। टालने की आदत कहें या टालने का संस्कार कहें, बहुत सटल है। कई बार ये कई बार पता नहीं चलता, लेकिन ये हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता ही है। तो आज की इस वंडरफुल बुक में हम इन डेप्थ समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन का क्योर क्या है और ये आखिर चीज़ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इस बुक का टाइटल देखें तो कितना इंटरेस्टिंग है, द नाउ हैबिट। जब आप ये सुनते हैं तो आपको टू डिफरेंट बुक्स के बारे में नाम याद आता होगा। एक तो आपको याद आता होगा पावर ऑफ नाउ, और एक पावर ऑफ हैबिट। लेकिन ये है मिला के द नाउ हैबिट। तो ये बुक का टाइटल हो गया। बुक का सब टाइटल काफ़ी बड़ा है, देख लेते हैं। A strategic program for overcoming procrastination and enjoying guilt-free play। काफ़ी स्पेसिफिक सा सबटाइटल है, ऐसा लग रहा है सोच समझ के लिखा गया है। तो ये स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम है, बुक नहीं कहा इन्होंने, प्रोग्राम का। किस लिए? टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी सिंगल इशू पे फोकस किया गया है। एंड एंजॉइंग गिल्ट फ्री प्ले, ये टर्म इस बुक में आएगा, द्वारा भी हम देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग टर्म है गिल्ट फ्री प्ले। मतलब व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, व्हेन यू आर प्लेइंग और यू आर डूइंग योर लेजर एक्टिविटीज, तो आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे तो ये करना था, मैं यहाँ ये क्यों एंजॉय कर रहा हूँ। तो इन सारी बातों से हम कैसे बचें? इंटरेस्टिंग है, राइट। तो ये किसको ये बुक पढ़नी चाहिए, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? वैसे तो हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता ही है थोड़ा बहुत, कभी ना कभी। लेकिन अगर आप इस तरह के पर्सन हैं जिन्हें जो कोई भी काम इसीलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है शुरू करना ही शायद पहले दिन से ही अच्छा करना है, परफेक्शन करना है, तो इस वजह से वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि एक ख़राब क्वालिटी करना तो अच्छी बात नहीं है। तो परफेक्शनिज्म एंड ओवरवेल्म अगर आपके ऊपर रहता है, आप इससे स्ट्रगल करते हैं, तो आपको ये पढ़नी चाहिए। सेकंड, यू वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फियर बेस्ड प्रोडक्टिविटी ब्लॉक्स। प्रोडक्टिविटी ब्लॉक्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर ये फियर बेस्ड है तो ये बुक आपको ओवरकम करेगी टू गेट रिड ऑफ दैट फियर। अब हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। इंडेक्स देखने से हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है, और एक तरह से ऐसा लगता है कि बुक के साथ हमारी जान पहचान हो गई। तो जान पहचान हो जाती है तो आगे का सफ़र इजी रहता है। तो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, एक एक करके आराम से पढ़ लेते हैं, और पढ़ते समय भी थोड़ा रिफ्लेक्टिव रहेंगे ताकि वो हमारे अंदर जाए। तो पहला है वाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। सेकंड है हाउ वी प्रोक्रेस्टिनेट, क्यों करते हैं और फिर हम कैसे करते हैं। थर्ड है हाउ टू टॉक टू योर सेल्फ। फोर्थ, गिल्ट फ्री प्ले एंड क्वालिटी वर्क। फिफ्थ, overcoming blocks to action, very important. Chapter 6, the unschedule. Chapter 7, working in the flow state. Chapter 8, fine tuning your progress. Chapter 9, the procrastinator in your life. ठीक है, बहुत इजी सिंपल सा स्ट्रक्चर है बुक का, कोई पार्ट्स नहीं है, डायरेक्टली 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ऑथर का बैकग्राउंड भी एक बार समझ लेते हैं, क्यों? जब हम ऑथर का बैकग्राउंड समझते हैं तो टोटलिटी में हम ये बात समझ पाते हैं कि ये बुक लिखी किस सरकमस्टांसिस में गई है, या उसका ओवरऑल क्या, कहाँ से वो उसके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं।
तो ऑथर हैज वर्कड एज ए साइकोलॉजिस्ट एट द काउंसलिंग सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। तो साइकोलॉजिस्ट एट द काउंसलिंग सेंटर, ये हमें बैकग्राउंड पता चला। और इन्होंने कोई बुक्स लिखी हैं वो भी देख लेते हैं। तो बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ नाउ हैबिट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके अलावा इनकी कुछ और बुक्स हैं। अवेकन योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ एंड कोपिंग विद द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कैंसर। काफ़ी स्पेसिफिक बुक है ये। कोपिंग विद इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कैंसर, यानी हमें अब ये भी पता चल रहा है कि ऑथर का कहीं ना कहीं मेडिकल का कनेक्शन भी है। ही इज रिसर्चिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स ऑन एग्जाम्स, मतलब जहाँ जहाँ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की बात आती है वो करने हैं। एंड अगेन मेडिकल, इन रिकवरी फ्रॉम सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। तो रिकवरी वाली भी जो जो एरियाज हैं वहाँ भी ऑथर ने काम किया है। इंटरेस्टिंग। अब देख लेते हैं 5 की इंसाइट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है क्विकली अपने मन में 10 सेकंड्स में रिवाइज करें, अब तक हमने क्या पढ़ा। इस चैप्टर का फ्रंट कवर याद करें अपने मन में। बुक का टाइटल, सब टाइटल, किसको पढ़नी चाहिए, चैप्टर्स कितने, चैप्टर्स के नाम क्या। राइट। 5 की इंसाइट्स। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि है क्या। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस। कई बार लोग इसको ऐसे स्टिग्मेटाइज करते हैं कि लेजी है कोई पर्सन इसलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, मतलब वो करना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इट इज़ अ रेस्पॉन्स टू फियर, एंजाइटी एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। जो हमारा ये इनविजिबल एनिमी है, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, आज हमारा 7th डे है बुक रीडिंग चैलेंज का। तो उसमें भी हमने इसी तरह की बात देखी थी। और रेस्पॉन्स टू फियर, एंजाइटी एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये इनविजिबल एनिमी है हमारा। इसलिए ऑथर एम्फेसाइजेज आइडेंटिफाइंग द इमोशनल ट्रिगर्स बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक फियर रिस्पॉन्स है और उसके पीछे कुछ इमोशनल ट्रिगर हैं, वो क्या है वो हमें पता होने चाहिए। तो ये तो होगी नॉलेज की बात। अब चेकिंग क्या करेंगे। मेरी लाइफ में ऐसे कौन से फियर है या एंजाइटी है, कौन सी ऐसी ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचिए जो अभी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। प्रोबेबली वो इसलिए शायद आप कर रहे होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि कैसे शुरू करूँ, ओवरवेलमिंग है। ये भी फियर हुआ कि इतना बड़ा सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करूँगा। या परफॉर्मेंस की एंजाइटी वाली बात हो सकती है। तो आप चेक कर सकते हो। सेकंड, फोकस ऑन स्टार्टिंग नॉट फिनिशिंग। कई बार हम ये सोचने लगते हैं पहले ही कि ये खत्म कैसे होगा, भाई इतना सारा काम खत्म कैसे होगा। लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि फोकस ऑन स्टार्टिंग, शुरू तो कर लो भाई, खत्म भी हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर कंप्लीशन, फ्योर हु इज द ऑथर सजेस्ट फोकसिंग ऑन स्टार्टिंग टास्क विच रिड्यूसेस ओवरवेलमेंट रेजिस्टेंस। एक और टर्म यूज होता है इनिशियल इनर्शिया। तो जब हम इनिशियल इनर्शिया को ओवरकम करते हैं तो हमारा ओवरवेलम और रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। ये पॉइंट बहुत सिंपल लगते हैं देखने में, लेकिन अगर आप देखें डीपली तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही काम में आती हैं। आज ही आप करके देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी तक आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, आप बस आज शुरू कर लीजिए। कुछ भी करके शुरू कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, 5 मिनट्स कर लीजिए, लेकिन आप शुरू कर लीजिए, फिर आप देखना
जैसे ही वो इनिशियल इनर्शिया ओवरकम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ओवरवेल्म कम होगा, तो वो एक्शन का मोमेंटम बन जाएगा। और अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हैं तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि कैसे काम करता है। तो आज का चेकिंग का पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ वन स्मॉल एक्शन यू कैन टेक टू स्टार्ट योर टास्क? टास्क बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या छोटा सा एक्शन आप ले सकते हो? उसका कोई छोटे से छोटा एक्शन तो होगा। जैसे कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 miles begins with one step. तो व्हाट इज दैट वन स्टेप विच यू कैन टेक टुडे? थिंक दिस स्पेस टू ब्रिंग दैट एक्शन इनटू मोमेंटम। अभी आप सोचते रहिए, एंगेज रहिए, क्या कर सकते हो, कौन सी बड़ी चीज़ है जिसका एक्शन लेना है अभी, जो अभी तक टालते आ रहे हैं। दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। एनर्जी बिल्ड करिए वो। तीसरी बात है, ये बहुत डीप रूटेड है, ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म। हमें लगता है, और वैसे इस अच्छी बात भी है, और हमें किसी किसी को लगता है ये, कि काम तो अच्छा ही करना चाहिए, वरना खराब काम क्यों किया जाए। उनको लगता है ये बात तो सही बात है, जस्टिफाइड है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। परफेक्शनिज्म ऑफन पैरालाइजेज एक्शन। जहां जहां आपने परफेक्शनिज्म की बात सोची, वहां आपका एक्शन पैरालाइज हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है? वी नीड टू एडवोकेट imperfection टू मेक प्रोग्रेस। एक मंत्रा हमें याद रखना है, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ठीक है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए, क्या चेकिंग करेंगे? वेयर कैन यू अलाउ फॉर imperfection इन योर वर्क? तो इसी वजह से एक और टर्म आपने सुना होगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम। वो भी इसी तरह से आता है कि हमें लगता है कि ये मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, ये तो ठीक नहीं हो रहा, इसका क्या ही वैल्यू है। लेकिन इफ़ यू स्टार्ट डूइंग imperfect वर्क, ग्रेजुअली इट विल फाइन ट्यून एंड इट विल हेल्प यू इन a लॉन्ग टर्म, राइट? तो डे वन से ही परफेक्ट होने की बात नहीं है। फोर्थ है, रिप्लेसिंग हैव टू विद चूज टू। ये सारी बातें सुनने में बड़ी क्लीशे लगती है, ऐसा लगता है ये तो हमें पता ही है, ये तो बार बार हमने सुना है। लेकिन इसके पीछे बहुत डीपर रीजंस है। तो क्या फ़र्क हो जाता है हैव टू में और चूज टू में? हैव टू में रेजिस्टेंस है, चूज टू में चॉइस है, तो रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि रीफ्रेम योर ऑब्लिगेशंस बाय हाईलाइटिंग पर्सनल चॉइस। मतलब कि जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि ये मुझे करना पड़ता है, करना पड़ रहा है, क्या वहाँ पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि आई एम चूजिंग दिस टू डू, दिस इज माई पर्सनल चॉइस। तो आई एम मेकिंग अ पर्सनल चॉइस। वैसे भी लोग कहते हैं ना, कम्युनिकेशन में भी बातों बातों में लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसे कहोगे तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं करना चाहूँगा तो मैं इससे भी ज़्यादा कर दूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग एक्सप्रेस करते हैं कि वैल्यू ऑफ चॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इससे रेजिस्टेंस कम होता है और रिजेंटमेंट भी कम होता है। चेकिंग, हाउ कैन यू reframe a task as a choice rather than an obligation? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा आप सभी इसका आंसर करें। हाउ कैन यू reframe a task as a choice rather than an obligation? कोई ऐसा टास्क मन में सोचिए जो अब तक आपको लगता था कि आई हैव टू, ऑब्लिगेशन है, लेकिन आप उसे रीफ्रेम करो, नहीं नहीं, आई चूज टू डू दिस, क्योंकि वो बेनिफिट में है आपके।
जैसे कई बच्चों को लगता है इनिशियली कि आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं तो खेलना चाहता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो वही बच्चा पढ़ना चूज करता है, फिर वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाता है। लास्ट पॉइंट, बिल्डिंग मोमेंटम थ्रू रिवॉर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एक बात ये देखने को आई है कि एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी है, हमने कोचिंग में बहुत देखा है ये, कि लोग अपने जो भी एफर्ट्स करते हैं दिन भर में उनको एक्नॉलेज नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते, और कहते हैं या समझते हैं ऐसा कि छोटी सी बात है, मैंने किया तो क्या हो गया, या ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अपने ही किए हुए अच्छे काम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट। और जब हम उनको कहते हैं कि आप अपने माइक्रो विंस को एक्नॉलेज करो, और बहुत तरीके हैं उसके, सिस्टमेटिक गेमीफाइड तरीके भी हैं, कि आपको विजुअली वो चीज़ दिखती रहे कि आपने जो छोटे छोटे माइक्रो विंस किए आप उन्हें एक्यूमुलेट करो थ्रू आउट द डे। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है, और ये मोमेंटम लीड्स टू सक्सेस, एंड सक्सेस लीड्स टू अनदर सक्सेस। तो एक वो वर्चुअस लूप क्रिएट हो जाता है, ये हम कहें कि अपवर्ड स्पायरल क्रिएट हो जाता है। आप सोचो कि कोई चीज़ ऐसे एक नीचे सर्कल में आ रही है, तो अपवर्ड जाने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिली, जब उसको एक्नॉलेज करा, फिर और एनर्जी मिली, फिर और एनर्जी, तो वो लूप भी बड़ा होता जाएगा और वो अपवर्ड स्पायरल क्रिएट हो जाएगा। तो रिवॉर्डिंग योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क टू एसोसिएट वर्क विद पॉजिटिव इमोशंस। तो कई बार जैसे क्या करते हैं, कई सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो वो अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या हम पर्टिकुलर एक सीरीज चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो फर्स्ट वीडियो क्रिएट करने के बाद ही देखते हैं कि कितने उनके व्यूज़ आए या कितने लाइक्स आए, राइट। तो वैसे तो अब इसमें कहा जा रहा है कि रिवॉर्ड मोमेंटम बिल्ड करेंगे, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल रिवॉर्ड सीख करेंगे तो वो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या हो सकता है, दिस सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ प्रोग्रेस, कि आई डिड इट। तो वो अपने आप में हमने सेल्फ रिवॉर्ड क्रिएट करा, उससे मोमेंटम बना। तो हम जो हमने उसके संग एक पॉजिटिव इमोशन एसोसिएट किया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन बट सेल्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने पॉजिटिव इमोशंस को एसोसिएट किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि आप कैसे उस टास्क को जो आप बार बार करना चाहते हो पॉजिटिव इमोशंस के संग एसोसिएट करें। तो चेकिंग हाउ कैन यू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर कंप्लीटिंग अ स्मॉल टास्क टुडे। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने कोई भी टास्क किया और आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो, तो रिवॉर्ड एक तो उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। टास्क किया बहुत छोटा सा, रिवॉर्ड दे दिया बहुत बड़ा, वो भी अलग डायरेक्शन में जाने के लिए, तो वो सही काम नहीं करता। वो रिवॉर्ड भी ऐसा होना चाहिए जो उस टास्क को करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, या उस टास्क के फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी बुक्स में इस तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे आप सपोज लगातार 15 डेज तक वॉक करने गए या जिम गए, तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा, यू कैन बाय बेटर शूज टू वॉक, टू ट्रैक, राइट। तो इस तरह से हमें उसको लूप को आगे बढ़ाना है, ताकि वो आगे भी काम करता रहे। तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग हैक्स विच कैन हेल्प यू। तो ये माइक्रोवेव मैटर्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या हुआ, ये हमारा फियर रेस्पॉन्स है, जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं, और उसकी कुछ स्ट्रेटजी हमने देखी। तो अभी की समरी में इतना ही। बाकी डिटेल में जैसा कि आपको पता है, हम आगे भी इनको देखते हैं वर्कशॉप्स में। अगर आप वो वर्कशॉप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल लेट यू नो व्हेन एवर नेक्स्ट वर्कशॉप हैपन्स। ऑल राइट। और कोई आपका सजेशन है या कोई भी एडिशनल इनपुट आप ऐड करना चाहते हो इसमें,
तो यू कैन ऐड, सो दैट कि हमारा टू वे कम्युनिकेशन रहे. सो लेट अस कंप्लीट दिस विद 30 minutes ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि कौन सी ऐसी बात है जिसको मुझे आज ओवरकम करना है बाय टेकिंग अ स्मॉल स्टेप, राइट? सो टेक 30 seconds. Don't just think, but make sure you take your action in next 30 minutes. And even better, let others know publicly, or let me know, or let your loved ones, near ones know that you are taking that action. Wish you all the best for taking your action today. See you tomorrow.